नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। जी हाँ, एफआईआर का निरसन या निरस्त करना। आखिर एफआईआर जब लॉन्च हो जाता है तो उसको कैसे निरस्त कराया जाए और यह पावर आखिर किस कोर्ट के पास है और इसके क्या क्या फायदे हैं, इन सभी टॉपिक से आज पर्दा उठाएंगे और आप लोगों को इस पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैं इस टॉपिक को लाया हूं, क्योंकि इसे समय की मांग भी है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। जी हाँ, क्वेश्चनिंग मीन्स निरस्त करना। एफआईआर को निरस्त कैसे किया जाता है। यदि आप पे मान लीजिए एफआईआर हो जाता है और आपको पता है कि आपको झूठा फंसाया गया है और आपके पास एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कहीं मर्डर होती है, उसमें आपका नाम चला जाता है मर्डर केस में, और उस समय जिस समय मर्डर घटना घटित होती है, मृत्यु कारित की जाती है, उस समय आप कहीं और होते हैं और आपके पास ऐसा एविडेंस होता है, मान लीजिए कहीं मॉल में थे या कहीं और थे, तो वहाँ पे यदि आपके पास कुछ एविडेंस है जो यह प्रूफ कर सके कि उस समय पे आप कहीं और थे, तो प्ली ऑफ एलिबाई का कॉन्सेप्ट को लेके आप इसको मूव कर सकते हैं और एफआईआर को ही क्वेश करा सकते हैं। तो एफआईआर को क्वेश करा लेंगे तो उससे आपको निजात मिल जाएगा बेल लेने से। समझिए आखिर है क्या एफआईआर। एफआईआर जो हुआ उसको आप जो क्वेश कराएंगे, निरस्त कराएंगे, और निरस्त कैसे होगा, ये होगा सेक्शन 482 सीआरपीसी। एक क्वेश्चन और है कि आखिर क्वेशिंग वर्ड सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर में कहां पे है, तो आंसर है कहीं पर भी ये वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है क्वेशिंग शब्द का, कि क्वेशिंग ऑफ एफआईआर का। तो बात ये आती है 482 में आखिर क्या है। 482 सीआरपीसी बताता है इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास कुछ इनहेरेंट पावर दिया गया है ताकि वह जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए उनको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस या पावर दिया गया कि वो काम कर सकते हैं। इससे वो कोर्ट का जो ये प्रोसीडिंग्स होते हैं, टाइम को बचाने के लिए वह कुछ ड्यू एक्शंस ले, अपने पावर को एंजॉय करते हुए कुछ भी डिसीजन ले सकता है। तो इसी में आता है क्वेशिंग ऑफ एफआईआर। यदि एफआईआर होती है और आपको लगता है कि एफआईआर आपके अगेंस्ट में गलत हुआ है, तो आप क्वेश्चनिंग करने के लिए पिटीशन कहां लगाएंगे, तो आंसर क्या है, हाई कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट में आप इसको मूव कर सकते हैं क्वेश्चनिंग के लिए। अब समझते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। आखिर एफआईआर को क्वेश कराने से आपको क्या फायदा है, क्यों कराना चाहिए। पहला, टाइम। यदि एफआईआर होता है आप बेल लेंगे, बेल लेने के बाद क्या होगा, 2 साल 3 साल के बाद आपका कभी भी सबमिट होता है चार्जशीट। चार्जशीट मान लीजिए आप, हमारे बिहार में मेनली क्या होता है, लोग एफआईआर बेल लेके सो जाते हैं, उनको लगता है चलो काम हो गया, बेल हो गया मतलब केस जीत गए। जी नहीं, हो सकता है कि कई सालों के बाद चार्जशीट जमा हो और आपको कोर्ट का समन आ जाए, या बेलेबल वारंट आ जाए या नॉन बेलेबल वारंट आ जाए, तो फिर आप क्या होगा, मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो अच्छी बात यह होगी कि आपको यदि लगता है कि आप उस चीज में नहीं इन्वॉल्व थे और आपके पास एविडेंस है, तो उसको एफआईआर को क्या कीजिए, बेल लेते ही आप मूव कर जाइए कहां पे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसको क्वेश कराइए, और एविडेंस है तो क्वेश होगा, नहीं है तो हर कोई केस एफआईआर क्वेश नहीं होता। इसके लिए आपके पास पुख्ता एविडेंस चाहिए जो क्लियरली एस्टेब्लिश करे कि एफआईआर रॉन्ग है, एफआईआर में कहीं न कहीं आपको रॉन्गली इंप्लीकेट किया गया है। ठीक है, तो कहीं न कहीं क्या होगा, टाइम का बचत होगा, मनी का तो बचत होगा ही होगा। ट्रायल जो चलता है वो सालों साल चलता रहता है, तो उससे क्या होगा, हर डेट पे आपको जाना है जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है, चार्जशीट जमा होने के बाद बार बार दौड़ना पड़ेगा और बार बार वकील साहब को रुपया भी देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, टाइम बच रहा है, मनी भी बच रहा है यदि क्वेश हो जाता है तो। और हरासमेंट, मेंटल और फिजिकल हरासमेंट तो होता ही है। तो मान लीजिए कि आप कहीं वर्किंग हैं और उस डेट पे आपको कोर्ट में जाना, तो वहाँ क्या करना होगा, छुट्टी लेना पड़ेगा। ठीक है तो ये इसका हरासमेंट का आपको बचत होगा, मेंटल और फिजिकल हरासमेंट। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रेपुटेशन। आपके समाज में क्या है, एक अच्छा रेपुटेशन है। यदि आपको झूठा फंसा दिया जाता है तो जो आप सालों साल से अपना रेपुटेशन बना रखे हैं, लोग क्या करते हैं, एक सोसाइटी में टैबूज क्रिएट हो जाएगा कि उसका बेटा या उसके घर पे भी एफआईआर हुआ है, उसके भी बच्चे फंस गए हैं एफआईआर में, और आपको सोसाइटी क्या करती है, अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देता है। पहले तो और भी ज्यादा था, अब चूंकि एजुकेशन बढ़ा है तो ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी रेपुटेशन स्टेब्लिश करने के लिए यह एक बेस्ट रेमेडी है और इसको एंजॉय करना चाहिए यदि आपको लगता है कि आप उस घटना में संलिप्त नहीं थे तो। ठीक है, अब चलिए इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग पूछते हैं सर कब करना चाहिए, आखिर क्वेश्चनिंग के लिए कब मूव करना चाहिए हमें, क्या हमें चार्जशीट से पहले जाना चाहिए या आफ्टर सबमिशन ऑफ चार्जशीट जाना चाहिए। तो मेरा आंसर है आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा
बिफोर चार्जशीट जाइए। बिफोर चार्जशीट जाने पे क्या होता है कि आपको रेमेडी जल्दी भी मिलता है, साथ ही साथ कभी कभी क्या होता है जब आफ्टर चार्जशीट जमा हो गया उसके बाद आप मूव करेंगे तो कोर्ट बोलती है स्टेज क्या है आपकी काउंसिल से, तो लॉर्डशिप चार्जशीट जमा हो गया है और इस स्टेज पे है, तो कोर्ट बोलती है जब चार्जशीट जमा हो गया है तो ट्रायल हो जाने दीजिए। ट्रायल मूव खत्म होगा तो और लोअर कोर्ट अपना जो राइट है उसका ट्रायल का वो अपना कराएगी, उसके तहत जो जजमेंट आएगा उसको आप फेस कीजिएगा। इसलिए मैक्सिमम केस में क्वैशिंग नहीं होता है। यदि मेरे से पूछिएगा परसेंटेज क्या है, 90% केसेस में क्वैशिंग नहीं होता, लेकिन मेरा कहना है 10% भी यदि प्रोबेबिलिटी है तो आप इसको जरूर इंजॉय कीजिए, क्योंकि यह भी आपका राइट है। और अच्छे एडवोकेट को एंगेज कीजिए जो आपके केस को अच्छे से समझता है और अच्छी ड्राफ्टिंग करता है और अच्छा बहस करता है। यदि यह सारे चीज होगा तो आपका एफआईआर क्वैश होगा ही होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें और आम जन तक इसे जरूर पहुंचाएं।